बिहार स्टेट कॉमन पेपर शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता। यदि आप बच्चे में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करेंगे? विषय में रुचि पैदा करना, अनुभवों के लिए एक रूपरेखा विकसित करना, इंद्रियों को तेज करना, मानसिक क्षमताओं का प्रशिक्षण। यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करेंगे? अनुभवों के लिए एक रूपरेखा विकसित करना, अनुभवों के लिए एक रूपरेखा विकसित करना। बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार के लिए उन्हें वास्तविक अनुभवों से जुड़ने वाली एक रूपरेखा जैसे प्रयोग, अवलोकन, क्षेत्र यात्राएं विकसित करना सबसे प्रभावी होता है। यह उन्हें सक्रिय रूप से देखने, विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने का अवसर देता है। इसके अलावा इसमें अन्य विकल्प भी सहायक हो सकते हैं, लेकिन अनुभव के लिए एक रूपरेखा सबसे सीधा और व्यापक तरीका है जो निरीक्षण कौशल को सीधे बढ़ावा देता है। कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चे को मिलनी ही चाहिए प्रशंसा, इनाम, मान्यता, ये सभी। कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को मिलना ही चाहिए, प्रशंसा भी मिलना चाहिए, इनाम भी मिलना चाहिए, मान्यता, ये सभी। कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशंसा, इनाम और मान्यता तीनों ही महत्वपूर्ण है। प्रशंसा से आत्मसम्मान बढ़ता है, इनाम प्रेरणा देता है और मान्यता से बच्चे को लगता है कि उसके प्रयासों को सराहा जा रहा है। यह सभी मिलकर बच्चे के आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा को बढ़ाते हैं। सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी आवश्यक हैं। उपयुक्त शिक्षण युक्ति का चयन, उपयुक्त राजनीतियों का चयन, उपयुक्त दृश्य श्रवण सामग्री का उपयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी आवश्यक हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त शिक्षण, उपयुक्त सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दिए गए सभी विकल्प आवश्यक हैं। उपयुक्त शिक्षण युक्तियों का चयन सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। उपयुक्त रणनीतियों का चयन समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधिगम आदि उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। उपयुक्त दृश्य श्रवण सामग्री का उपयोग सीखने के अधिक रोचक और समझने योग्य बनाती है। अतः ये सभी विकल्प सीखने के आवश्यक हैं। आप किस तरीके से कहानी का
कहानी का कथानक बदल सकते हैं? क्या यह प्रश्न डैश है? संश्लेषण, बोध, ज्ञान, अनुप्रयोग। आप किस तरीकों से कहानी का कथानक बदल सकते हैं? क्या यह प्रश्न डैश है? संश्लेषण। कहानी का कथानक बदलना एक रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें मौजूदा तत्वों जैसे पात्र, सेटिंग, घटनाएं को नए तरीकों से संयोजित करके एक नया कथानक का परिणाम बनाना शामिल है। यह ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संश्लेषण सिंथेसिस के स्तर पर आता है, जहां आप विभिन्न विचारों और तत्वों को मिलाकर कुछ नए और अद्वितीय बनाते हैं। यह केवल समझने, बोध या लागू करने अनुप्रयोग से परे है। यदि छात्र यह दिखाने के लिए एक मॉडल बनाते हैं कि कोई चीज़ कैसे काम करती है, तो वे हैं मूल्यांकन करना, अनुप्रयोग करना, संश्लेषण। इनमें से कोई नहीं। यदि छात्र यह दिखाने के लिए एक मॉडल बनाते हैं कि कोई चीज़ कैसे काम करती है तो वे हैं अनुप्रयोग करना। जब छात्र यह दिखाने के लिए एक मॉडल बनाते हैं कि कोई चीज़ कैसे काम करती है, तो वे अपनी बौद्धिक जानकारी या ज्ञान को वास्तविक दुनिया की स्थिति में लागू कर रहे होते हैं। वह उस ज्ञान का उपयोग करके एक व्यावहारिक चीज़ का निर्माण कर रहे हैं। यह ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार अनुप्रयोग एप्लीकेशन के स्तर पर आता है, जहाँ ज्ञान और समझ का उपयोग एक नई और ठोस स्थिति में किया जाता है। नलिनी तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को जानवर हमारे मित्र विषय से परिचित कराना चाहती है। विषय को अधिक रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण रणनीति होगी शिक्षार्थियों से पाठ्य पुस्तक में दिए गए जानवरों के चित्र देखने को कहना, विभिन्न जानवरों को तस्वीरों दिखाने वाले चार्ट का उपयोग करना, ब्लैक बोर्ड पर विभिन्न जानवरों के चित्र बनाना, जानवरों को और उनकी उपयोगिता पर एक वीडियो फिल्म दिखाना। नलिनी तीसरी कक्षा में विद्यार्थियों को जानवर हमारे मित्र विषय से परिचित कराना चाहती है। विषय को अधिक रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण रणनीति होनी चाहिए। जानवरों और उनके उपयोगिता पर एक वीडियो फिल्म दिखाना। जानवरों और उनकी उपयोगिता पर एक वीडियो फिल्म दिखाना। तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जानवर हमारे मित्र विषय को अधिक रोचक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक वीडियो फिल्म दिखाना सर्वोत्तम रणनीति होगी। एक वीडियो फिल्म बच्चों को जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने, उनकी गतिविधियों को समझने और उनकी उपयोगिता को वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से
जानने में मदद करती है। यह दृश्य और श्रव्य दोनों उत्तेजना प्रदान करती है, जो छोटे बच्चों के लिए सीखने को अधिक आकर्षक और यादगार बनाता है। परियोजनाओं के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? परियोजना के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? एक यह एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। यह सामाजिक परिवेश में आगे बढ़ता है। यह वास्तविक जीवन में पूरा होता है। यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि है। परियोजनाओं के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि है। यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि है। परियोजना प्रोजेक्ट्स मूल रूप से छात्र केंद्रित स्टूडेंट सेंटर गतिविधि होती है, न कि शिक्षक केंद्रित टीचर सेंटर। परियोजना में छात्र को स्वयं योजना बनाने, अनुसंधान करने और कार्य करने का अवसर मिलता है, जबकि शिक्षक एक सुविधादाता या मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। अन्य सभी विकल्प परियोजनाओं के बारे में सत्य है। वह उद्देश्यपूर्ण होती है, सामाजिक परिवेश में सहयोग को बढ़ावा देती है और वास्तविक जीवन की समस्याओं या स्थितियों से संबंधित होती है। जिसका दायरा बहुत बड़ा है। शिक्षण उपकरण, शिक्षण तकनीक, शिक्षण रणनीति, शिक्षण विधि। जिसका दायरा बहुत बड़ा है तो शिक्षण रणनीति टीचिंग स्ट्रेटजी। यह एक व्यापक योजना या दृष्टिकोण है जिसका दायरा सबसे बड़ा है। इसके शिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों तकनीकों और उपकरणों का चुनाव और उसका समन्वय शामिल होता है। यह एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समग्र योजना है। एक योजनाकार के रूप में शिक्षक को आवश्यक ही कार्य करना चाहिए। कक्षा और पैनल चर्चा को प्रोत्साहित करके मार्गदर्शन को प्रति सचेत रहे। सबसे पहले यह तय करें कि शिक्षार्थी में क्या परिवर्तन होना चाहिए। विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का कुशलतापूर्वक निरीक्षण करें। एक योजना के रूप में शिक्षक को आवश्यक ही कार्य करना चाहिए। सबसे पहले यह तय करें कि शिक्षार्थी में क्या परिवर्तन होना चाहिए। सबसे पहले यह तय करें कि शिक्षार्थी में क्या परिवर्तन होना चाहिए। एक योजना के रूप में शिक्षक का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य यह तय करना है कि सीखने की प्रक्रिया के अंत में शिक्षार्थी में क्या अपेक्षित परिवर्तन सीखने के परिणाम होने चाहिए। यह सीखने के उद्देश्य को निर्धारित करने जैसा है। एक बार जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं, तभी शिक्षक उपयुक्त शिक्षण विधियाँ, सामग्री और मूल्यांकन तकनीकों का चयन कर सकता है। पाठ योजना के लिए कौन सा विकल्प सही है? पाठ योजना के लिए कौन सा विकल्प सही है? सीखने को स्पष्ट
उद्देश्य न होना, एक ही कक्षा में बहुत अधिक विषय वस्तु रखना, रचनात्मक आकलन शामिल करें, लचीलेपन की उपेक्षा करना। पाठ्य योजना के लिए कौन सा विकल्प सही है? रचनात्मक आकलन शामिल करें, रचनात्मक आकलन शामिल करें। एक प्रभावी पाठ्य योजना वह होती है जिसमें सीखने को स्पष्ट उद्देश्य होते हैं और लचीलापन भी होता है, ताकि छात्रों की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किए जा सके। रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट छात्रों की सीखने की प्रक्रिया के दौरान उनकी प्रगति का मूल्यांकन करने और उन्हें प्रतिक्रिया प्रदान करने में मदद करता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार होता है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण मॉडल पर शोध का कार्य प्रारंभ करने का श्रेय जाता है उच्च संस्थान अजमेर IAS है, उच्च शिक्षण संस्थान वडोदरा, उच्च शिक्षण संस्थान शिमला, उच्च शिक्षण संस्थान पुणे। तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण मॉडल पर शोध कार्य प्रारंभ करने का श्रेय जाता है उच्च शिक्षा संस्थान वडोदरा। भारत में सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग पर शोध कार्य प्रारंभ करने का श्रेय मुख्य रूप से उच्च शिक्षण संस्थान बड़ौदा को जाता है। उन्होंने भारतीय संदर्भ में सूक्ष्म शिक्षण को अनुकूलित करने और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है अच्छा संचार कौशल, प्रभावी नेतृत्व गुण, छात्रों के कल्याण की चिंता, विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है छात्रों के कल्याण की चिंता। एक अच्छे शिक्षक के लिए सभी विकल्प महत्वपूर्ण हैं। विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान, अच्छा संचार कौशल और प्रभावी नेतृत्व गुण शिक्षण के लिए आवश्यक है। हालांकि इन सभी गुणों में मूल में छात्रों के कल्याण की चिंता सबसे महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक जो अपने छात्रों की भलाई की परवाह करते हैं, वह उनकी ज़रूरतों को समझेगा, उनके सीखने को बढ़ावा देगा और उन्हें सफल होने के लिए प्रेरित करेगा। यह चिंता ही एक शिक्षक को समर्पित और प्रभावी बनाती है, जो छात्रों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। शिक्षक की अवधारणा को परिभाषित करते समय जो देखता है, शिक्षण में तत्वों का एक समूह शामिल होता है। किनका कथन है TF ग्रीन, हेमन, NL गोज, बूचर। शिक्षक की अवधारणा को परिभाषित करते समय जो दिखता है कि शिक्षक में तत्वों का एक समूह शामिल
होता है। किनका कथन है? हेमन किस शिक्षक की अवधारणा को परिभाषित करते समय जो देखता है शिक्षक को तत्वों का एक समूह शामिल होता है। कथन हेमन का है। छात्र केंद्रित कक्षा डैश के लिए है व्यक्तिगत मतभेदों को संबोधित करने के लिए, शिक्षक उन्मूलन व्याख्यान को कम करने के लिए, पूर्व ज्ञान का स्मरण करने के लिए, पूरी कक्षा को समग्र करने के लिए। छात्र केंद्रित कक्षा डैश के लिए है व्यक्तिगत मतभेदों को संबोधित करने के लिए। एक छात्र केंद्रित कक्षा में मुख्य उद्देश्य छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, क्षमताओं और सीखने की शैलियों को ध्यान में रखना और उन्हें संबोधित करना है। यह प्रत्येक छात्र की अद्वितीय पहचान को महत्व देती है और उन्हें अपनी गति और तरीके से सीखने का अवसर देती है। विभिन्न विकल्पों में से एक क्रियाविधि का चयन कहलाती है। योजना, आयोजन, निर्णय लेना, समन्वय। विभिन्न विकल्पों में से एक क्रियाविधि का चयन कहलाता है। निर्णय लेना जब आपके पास कई विकल्प होते हैं और आप उनमें किसी एक को चुनते हैं तो इस प्रक्रिया को निर्णय लेना कहते हैं। योजना में भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए कदम उठाना शामिल है। आयोजन में संसाधनों को व्यवस्थित करना शामिल है। समन्वय में विभिन्न तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण, रैंक, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। प्रगति शिक्षण एक बाल केंद्रित दृष्टिकोण है जो अनुभव के माध्यम से सीखने, समस्या समाधान और महत्वपूर्ण सोच पर जोर देती है। इसके अलावा इसमें करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना भी प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों के निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटाकर याद कराने में। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा
को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। अधिगम सीखने के वातावरण में अनुशासन का अर्थ केवल नियमों का पालन करना या शांत रहना नहीं है। इसका एक गहरा अर्थ जो छात्रों को नियमन और निगरानी कौशल विकसित करने में मदद करना। जब जब बच्चे अनुशासित होते हैं तो वे अपनी सीखने की प्रक्रिया की जिम्मेदारी लेना सीखते हैं, अपनी प्रगति का आकलन करते हैं, जो उन्हें स्वतंत्र शिक्षार्थी बनाता है। एक शिक्षक का रवैया मदद और मार्गदर्शन का होना चाहिए ताकि वह देश आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। बच्चे सही रास्ते पर हैं, उनकी राय एक नियमित रूप में है। उनकी देख रेख में बच्चे उसका काम पहले। एक शिक्षक का रवैया मदद और मार्गदर्शन का होना चाहिए ताकि वह देश आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। उनकी देख रेख में बच्चे। एक शिक्षक का प्राथमिक लक्ष्य बच्चों के सर्वांगीण विकास और सीखने में मदद करना होता है। शिक्षक का रवैया मदद और मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए ताकि वह बच्चे को उनकी देख रेख में यानी उनकी समग्र प्रक्रिया में आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। नैतिक शिक्षण की विशेषताओं में शामिल है साहस और पारस्परिक कौशल का मूल्यांकन, नैतिक विचार विमर्श के लिए मूल्यांकन, उदासीनता के लिए सराहना, नैतिक विचार विमर्श के लिए सराहना। नैतिक शिक्षण की विशेषता में शामिल है नैतिक विचार विमर्श के लिए सराहना। नैतिक विचार विमर्श के लिए सराहना। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में नैतिक मूल्य, तर्क और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह छात्रों को नैतिक मुद्दे पर खुलकर विचार विमर्श करने, विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और अपने स्वयं को नैतिक विचारों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसलिए नैतिक विचार विमर्श के लिए सराहना नैतिक शिक्षण की एक प्रमुख विशेषता है। विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका है स्वयं परिश्रम करना चाहिए। यह देख कर विद्यार्थी को स्वयं ही दक्षता प्रेरणा मिलेगी। परिश्रमी विद्यार्थी को पुरस्कृत करना चाहिए। कड़ी मेहनत के महत्व के बारे में एक व्याख्यान दिया जाना चाहिए। कड़ी मेहनत से सफलता का उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका है स्वयं परिश्रम करना चाहिए। यह देखकर विद्यार्थी को स्वतः ही तत्क्षण प्रेरणा मिलेगी।
छात्रों को प्रेरित करने का सबसे प्रभावी तरीका उदाहरण प्रस्तुत करना है। जब शिक्षक कठिन परिश्रम करते हैं और अपने प्रयासों में ईमानदार दिखते हैं तो छात्र उन्हें देखकर स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। इसे मॉडलिंग कहते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य शैक्षिक डैश के बारे में निर्णय लेना चाहिए। मात्रा, गुणवत्ता, समय अवधि, आयु। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षक डैश के बारे में निर्णय लेना चाहिए। गुणवत्ता। मूल्यांकन इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक प्रक्रिया और परिणामों की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना होता है। इसमें यह देखना शामिल है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कितनी प्रभावी रही है, छात्र ने कितना सीखा है, सीखने की प्रक्रिया में क्या सुधार किया जा सकता है और शैक्षिक कार्यक्रमों की समग्र प्रभावशीलता क्या है। यह केवल मात्र कितना सीखा तक सीमित नहीं है, बल्कि कैसे और कितना अच्छा सीखा इसकी तत्परता करता है। कौन सा आकलन तकनीक छात्रों की ताकत, कमजोरियों और सीखने की ज़रूरतों की पहचान करने पर केंद्रित है? रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन, मानदंड संदर्भित आकलन। कौन सा आकलन तकनीक छात्र की ताकत, कमजोरियों और सीखने की ज़रूरतों की पहचान करने पर केंद्रित है? नैदानिक आकलन डायग्नोस्टिक असेसमेंट। यह आकलन छात्रों की सीखने की कठिनाइयाँ, गलतियों के कारण और विशिष्ट सीखने की ज़रूरतों की पहचान करने पर केंद्रित होता है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि छात्र कहाँ संघर्ष कर रहे हैं और क्यों, ताकि उचित उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जा सके। यह छात्रों की ताकत का भी पता लगाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों की उपलब्धि को मापने के लिए, किसी विषय में छात्र का परीक्षण करने के लिए, किसी छात्र को अंक या मात्रा प्रदान करने के लिए, किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों की उपलब्धि को मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए, किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। मूल्यांकन का उद्देश्य किसी भी कार्य या कार्यक्रम की प्रभावशीलता, दक्षता और गुणवत्ता का मूल्यांकन करना है। यह जानकारी एकत्र करके, विश्लेषण करके और फिर उन परिणामों पर निर्णय लेकर किया जाता है। जॉन डेवी की सोच पर आधारित है। जॉन डेवी की सोच पर आधारित है। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यचर्या, गतिविधि केंद्रित पाठ्यचर्या, विषय केंद्रित पाठ्यचर्या उपयुक्त में से कोई नहीं। जॉन डेवी की सोच पर आधारित है। जॉन डेवी की सोच पर आधारित है। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यचर्या।
जॉन डेवी की सोच गतिविधि केंद्रित पाठ्यचर्या पर आधारित है। जॉन डेवी ने सीखने की प्रक्रिया में छात्र को सक्रिय रूप से शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने करके सीखने के सिद्धांत का समर्थन किया, जिसमें छात्रों को विभिन्न गतिविधियों में संलग्न होकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसलिए उनकी सोच गतिविधि केंद्रित पाठ्यचर्या से संबंधित है। सभी छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए पाठ्यचर्या डैश का हिस्सा है। सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, अतिरिक्त पाठ्यचर्या अध्ययन का कार्यक्रम। सभी छात्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए पाठ्यचर्या डैश का हिस्सा है। अतिरिक्त पाठ्यचर्या। सामान्य शिक्षा एक ऐसा पाठ्यक्रम जो सभी छात्रों जिनमें विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्र भी शामिल हैं कि विविध सीखने की शैक्षणिक और रुचियों को समायोजित करता है ताकि वह एक साथ सीख सके। तो यह समान शिक्षा को समावेशी दृष्टिकोण का हिस्सा होगा, जहां पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाता है ताकि विभिन्न आवश्यकताओं वाले छात्र मुख्य धारा की शिक्षा में भाग ले सके। किस प्रकार का कक्षा वातावरण बच्चे के सीखने के लिए अधिक अनुकूल है। निष्क्रिय वातावरण, शिक्षक अनुकूलन, कक्षा वातावरण, कक्षा का भौतिक वातावरण उपयुक्त में से कोई नहीं। किस प्रकार का कक्षा वातावरण बच्चे को सीखने के लिए अधिक अनुकूल है। शिक्षक अनुकूलन कक्षा वातावरण। शिक्षक अनुकूलन कक्षा वातावरण बच्चे को सीखने के लिए अधिक अनुकूल है, जिसमें शिक्षक बच्चे को विभिन्न प्रकार की शिक्षण तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि दृश्य श्रवण सामग्री, नाटक और कला आदि। इन सभी विशेषताओं को मिलाकर एक सक्रिय और सहायक कक्षा वातावरण बनाता है। एक वीडियो का उपयोग करके किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी घर पर ICT का उपयोग करके सीख सकते हैं। छोड़कर अलग किया गया है। औपचारिक फिल्म किया जाता है। एक वीडियो का उपयोग करके किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी घर पर ICT का उपयोग करके सीख सकते हैं। फ्लिपेड क्लासरूम यह सीधे उन शैक्षिक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जहां छात्र घर पर अपनी सुविधानुसार सामग्री सीखते हैं जिन्हें शिक्षक सुझाते हैं, तथा जब वे कक्षा में आते हैं तो कक्षा
के समय चर्चाओं, परियोजनाओं, समस्या समाधान गतिविधियों और व्यक्तिगत रूप से शिक्षक से सहायता सहायता प्राप्त सहायता प्राप्त करने के लिए समर्पित होता है। इस तरह शिक्षक कक्षा के भीतर कक्षा को अधिक व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन दे सकते हैं और छात्र सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य किससे प्रभावित होता है? माता-पिता की आकांक्षा से शिक्षक का व्यवहार, सहकर्मी व्यवहार। बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य किससे प्रभावित होता है? माता-पिता की आकांक्षा, शिक्षक का व्यवहार, सहकर्मियों का व्यवहार, सभी। बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य एक जटिल अवधारणा है जो कई कारणों से प्रभावित है। माता-पिता की आकांक्षा यह अवास्तविक अपेक्षाएं का बच्चे पर दबाव डाल सकती हैं और उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। शिक्षक का व्यवहार बच्चे आत्मविश्वास और भावनात्मक स्थिति को बहुत प्रभावित करता है। सहकर्मी व्यवहार के साथ संबंध स्वीकृतियाँ या अस्वीकृत बच्चे के सामाजिक और भावनात्मक विकास और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। उपरोक्त सभी कारण मिलकर बच्चे को मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ईवीएस के शिक्षक ने एक शिक्षक को पेड़ों की पत्तियों के बारे में पढ़ाना होता है। सबसे अच्छा तरीका है पत्तियों के बारे में मौखिक रूप से समझाना। एक मॉडल की मदद से पत्तियों और उसके कार्यों का व्याख्या करना। पत्तियों पर व्याख्या न करना। छात्रों को बागीचे में ले जाकर ईवीएस के शिक्षक में एक शिक्षक को पेड़ों की पत्तियों के बारे में पढ़ाना होता है। सबसे अच्छा तरीका है छात्रों को बागीचे में ले जाकर ईवीएस पर्यावरण अध्ययन में वास्तविक जीवन के अनुभव और प्रत्यक्ष अवलोकन सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है। छात्र को बागीचे में ले जाना यह बच्चों को विभिन्न प्रकार की पत्तियों को सीधे देखने, छूने, महसूस करने और उनके बीच अंतर करने का अवसर प्रदान करेगा। यह उन्हें वास्तविक दुनिया से जोड़ता है और ज्ञान को अधिक ठोस और यादगार बनाता है। इसे अनुभवात्मक अधिगम कहते हैं। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों से कुछ अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग करने और इससे कुछ उपयोगी बनाने के लिए कहता है। शिक्षक का शैक्षणिक इरादा नहीं है।
कचरे से बने सर्वोत्तम वस्तु की एक प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्र का चयन करना, बच्चे में रचनात्मक विकसित करना, बच्चे में रिसाइकिल, पुनः उपयोग और कम उपयोग करने की आवश्यकता को समझाना। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों से कुछ अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग करने और इससे कुछ उपयोगी बनाने के लिए कहता है। शिक्षक का शैक्षणिक इरादा नहीं है बच्चों को रिसाइकिल, पुनः उपयोग और कम उपयोग करने की अवधारणा को समझना। बच्चे को सर्वश्रेष्ठ छात्र का चयन करें। प्रश्नानुसार इस गतिविधि का मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य रचनात्मक पर्यावरण जागरूकता और सामग्री को पुनः उपयोग की समझ विकसित करना है, न कि कक्षा के सर्वश्रेष्ठ छात्र का चयन करना। यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन ऐसी गतिविधि को रचनात्मकता और सीखने पर अधिक केंद्रित होती है। गांधी जी के पिता का नाम क्या है? नवजीव गांधी, करमचंद गांधी, पूर्णचंद गांधी, काबा गांधी। तो गांधी जी के पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी है। इन्हें काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वह पोरबंदर, राजकोट और वांकानेर रियासतों के दीवान थे। खनिज, जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय संसाधनों को उदाहरण है जो अपने निर्णय के लिए लेते हैं। सैकड़ों के राष्ट्रपति सड़कों के राष्ट्रपति हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, बस एक साल। खनिज, जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण है जो अपना निर्माण के लिए लेते हैं लाखों वर्ष। खनिज, जीवाश्म ईंधन और गैर नवीकरणीय संसाधन ऐसे उदाहरण हैं जो निर्माण के लिए लाखों वर्ष लेते हैं। यह प्रक्रिया पृथ्वी के अंदर अत्यधिक दबाव और गर्मी के तहत जैविक पदार्थों के धीमी गति से विघटन से होती है। भारत में कानून बनाने की जिम्मेदारी किस संस्था को है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, चुनाव आयोग, उच्च न्यायालय। भारत में कानून बनाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? संसद। भारत में कानून बनाने की मुख्य और सर्वोच्च जिम्मेदारी भारत की संसद की है। राज्य स्तर पर कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल की होती है। डंडी मार्च किस तिथि का समाप्त हुआ? 6 अप्रैल 1931, 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1929, 6 अप्रैल 1928। डंडी मार्च किस तिथि का समाप्त हुआ? 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930। डंडी मार्च 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में शुरू हुई और 24 दिन तक चली। इस आंदोलन में गांधी जी और उनके अनुयायियों ने ब्रिटिश सरकार
के नमक कानून को तोड़ने के लिए 240 मील की पैदल यात्रा कर डंडी गुजरात में समुद्र तट पर नमक बनाया था। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, भिखारी ठाकुर, फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु थे। यह उपन्यास हिंदी साहित्य में अंचलिक उपन्यास की श्रेणी का एक मील का पत्थर माना जाता है। चक दे इंडिया फिल्म में कौन सा खेल दिखाया गया है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। चक दे इंडिया फिल्म में कौन सा खेल दिखाया गया है? हॉकी, हॉकी, हॉकी। फिल्म चक दे इंडिया में हॉकी खेल को दिखाया गया है। यह फिल्म भारतीय महिला हॉकी टीम और उनके कोच की कहानी है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर खतरे में है? खतरे में है बंदर, बाघ, हिरन, बाइसन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर खतरे में है? बाघ। बाघ टाइगर खतरे में पड़ा जानवर है। दुनिया भर में बाघों की संख्या में भारी गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण अवैध शिकार है। बाघों की संख्या बढ़ाने और उनके आवासों को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा घटक कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता? दूध, पानी, फलों का रस, सब्जी का सूप। निम्नलिखित में से कौन सा घटक कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता? पानी, 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 पानी सीधे तौर पर कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। यह शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन यह एक पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं आता है। पौधे को स्वयं बढ़ने के लिए डैश की आवश्यकता होती है? प्रोटीन, विटामिन, अनाज, पोषक तत्व। पौधों को स्वयं बढ़ने के लिए डैश की आवश्यकता होती है? पोषक तत्व। पौधों को बढ़ने के लिए पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि की आवश्यकता होती है, जो वे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। पोषक तत्व हैं वे पदार्थ जो शरीर को पोषण देते हैं और शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। वे पदार्थ जिनका उपयोग शरीर प्रणालियों में रासायनिक प्रतिक्रियाएं करने के लिए करता है। रसायन जो शरीर के मांसपेशियों और अंगों को कार्य में सहायता करते हैं। उपयुक्त सभी पोषक तत्व हैं वे पदार्थ जो शरीर को पोषण देते हैं और शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। पोषक तत्व वे पदार्थ हैं जो शरीर को पोषण देते हैं और शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। साथ ही
विकास, मरम्मत और शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए भी आवश्यक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शंकु का उदाहरण है? तंबू, तंबू, बॉल, कांच, बोतल। निम्नलिखित में से कौन सा शंकु का उदाहरण है? तंबू, तंबू शंकु आकार का तंबू है। एक गोले में केवल एक डैश होता है, फलक, शिखर, किनारा, इनमें से कोई नहीं। तो एक गोल में एक डैश होता है, तो एक गोल ये हो गया। इसमें एक क्या है? एक फलक होते हैं, ये आंसर होगा इसका। एक गोला में केवल एक फलक होते हैं। मोड -11 प्लस मोड -12 प्लस मोड -13 बराबर में क्या होगा? तो मोड से बाहर निकालेंगे। 11 प्लस 12 प्लस 13 बराबर में क्या होगा? 36। 36 आंसर, यानी बी आंसर होगा इसका। -56 -34 है, तो -56 -34 है, तो -56 तो -56 -34 बराबर होगा -90। क्या होगा? -90। दोनों को जोड़ने पर क्या होगा? -90। तो -90 कौन है? ये है बी आंसर होगा इसका। 10 सेमी है, ये क्या है? 10 समान अखबारों का एक ढेर 15 सेमी ऊंचा है। प्रत्येक समाचार पत्र की मोटाई क्या है? एक 10 समान अखबारों का एक ढेर है, 15 सेमी ऊंचा है। यानी कि एक अखबार है, 10 समान अखबार है जो 15 सेमी ऊंचा है। 15 सेमी ऊंचा है, 15 सेमी ऊंचा है। तो 15 बट्टे में 10 हम करेंगे इसको, तो 1.5 सेमी होगा। 1.5 सेमी होगा, तो 1.5 सेमी को 1 सेमी 5 सेमीमीटर। बी आंसर होगा इसका। क्या होगा? बी। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनें। तो सही विकल्प को चुनें, तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे 115 से भी अगर हम कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर 15 45 फिर 6, तो 15 से यहाँ पर कैसे? तो नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे? पहले 4 प्लस 5 प्लस 6 बराबर में क्या हो जाएगा? 15। इसी तरह 6 प्लस 2 प्लस 7 बराबर में 15 होगा। 15, तो इसका क्या आंसर होगा? 15। बी आंसर होगा। बी आंसर होगा। इसमें जो है कि यदि किसी भाषा में मंकी को यह लिखा जाता है तो हाउस को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर हम पहले मंकी लिखेंगे, MONKEY, मंकी। इसको क्या? XDJMNL है, तो इसको क्या है? MN
मंकी है तो मंकी को क्या लिखा जाएगा? तो मंकी है तो मंकी को मंकी को लिखने का ये हुआ। तो यहाँ से हम लोग ऐसे माइनस करेंगे, एक माइनस यहाँ एल माइनस करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिखें y है, यहाँ पर हो गया क्या x डी जे एम एन एल है। तो एम एन इसको हम ऐसे करेंगे एम एन -1 ओ एम 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 के बाद एन ओ ओ जे के से जे मिलेंगे, ई से डी, एक्स से वाई, यानी -1 हो जाएगा। उसी तरह हम हाउस को भी करेंगे, HORSE, तो इसमें माइनस है तो डी होगा। यहाँ डी से कौन है, ये कट गया, बी कट गया और सी कट गया, डी यहाँ हो जाएगा आर, तो आर के बाद क्यू एन जी। तो ए आंसर होगा इसका, -1 करके ए आंसर होगा, डी भी नहीं होगा, ए होगा। एक्स और वाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस एक्स का मामा है तथा टी एस की बहन है। तो टी का आर से क्या संबंध है? तो क्या संबंध है? एक्स क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई भाई है, तो एक्स और वाई यहाँ कर दो, एक्स और वाई क्या है, भाई है ना, भाई है। आर वाई का पिता है, तो आर जो है वाई का पिता है, तो आर पिता है, आर का पिता है एस एक्स का मामा है, एक्स का मामा कौन है, एस है, मामा एस मामा है तथा टी इसकी बहन है, तो टी यहाँ कर दो, बहन, किसकी बहन है, इसकी बहन है। टी का आर से क्या संबंध है? तो टी का आर से क्या संबंध है, पति पत्नी का, तो क्या होगा, बी आंसर होगा इसका, बी आंसर होगा, बी।
बाघ जंगली जानवर। गाय के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करता है? तो इसमें आकृति देखा जाए तो बाघ और जंगल, ये हो गया जंगल। बाघ जो है जंगल में रहता है और गाय जो है अलग ही रहेगा ना, गाय। रे ए आंसर होगा ए। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित का मान क्या होगा? तो यहाँ देख 180 480 गुना 15 प्लस 7 माइनस 4 भागा 12 बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो क्या बोल रहे हैं, गुना का अर्थ है भाग, तो 480 भागा 15। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है -7। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है गुना। और उसके बाद भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है प्लस बराबर में प्लस। इसको बोर्ड मार्क्स के हिसाब से पहले भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो इसको 15 3 2 32, यानी कि इसको हम 32 मरतबा भाग किए तो ये कट गया 32 माइनस 7 गुने से 28 माइनस प्लस 12। फिर हम प्रश्नवाचक चिन्ह 12 और 32 कितना हो गया? 4 44 माइनस 28 बराबर में क्या हो जाएगा? 14 में से 8 गया तो 6, 3 में 1 16। तो ये सी आंसर होगा, इसका सी आंसर होगा। दिए गए वो गाँव में भागा में, इसलिए 16 आंसर होगा इसका, 16। फिर हम लोग इससे आगे कल पढ़ेंगे।